नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ से आपका मित्र शैलेंद्र। पहले के वीडियो में हम लोगों ने बातें की है दार्शनिक निबंध की, विचार प्रधान निबंध की, फिर हम लोगों ने बातें की थी सुक्ति आधारित निबंध की, फिर लोकोक्ति आधारित निबंध की। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि समसामयिक विषयों पर हमें निबंध पूछा जाता है तो किस तरह से हम इसे लिखते हैं। प्राय विद्यार्थियों की यह अवधारणा होती है, जब भी वो समसामयिक विषय पर निबंध लिखते हैं तो विद्यार्थी एक मोह में फंसते हैं। उनको लगता है कि इस विषय में हमारे पास बहुत सारे आंकड़े चाहिए, वो सबसे ज्यादा आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने निबंध में। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़े तो चाहिए, जानकारी भी निश्चित चाहिए विषय के बारे में। उज्ज्वला योजना क्या है ये तो जानना पड़ेगा। घर घर तिरंगा अभियान क्या था यह भी जानना पड़ेगा। आजादी का अमृत महोत्सव क्या है यह भी जानना पड़ेगा। साइबर अपराध क्या है यह भी मोटे तौर पर जानना पड़ेगा। महिलाओं के लिए सम्मान क्या है यह भी जानना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति अपराध कैसे कैसे हो रहे हैं यह भी जानना पड़ेगा। देश दुनिया और आसपास से हमें परिचित रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल आंकड़े भरते जाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि आंकड़ों का काम गणित में होता है, अर्थशास्त्र में होता है। ये जो साहित्य है इसमें सबसे बड़ा रोल भाषा का होता है। आपकी भाषा, आपकी प्रस्तुति, आपकी भाषा की शुद्धता, उसकी लिखावट, इन चीजों पर और आपकी कल्पना शक्ति, इन चीजों पर बहुत बल पड़ता है। उदाहरण के लिए कहीं से भी हम उठाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है भारत सरकार की, तो ये पुरानी योजना है, कई वर्षों से चल रही है। तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत इस जगह से प्रधानमंत्री ने इस ईस्वी में की थी। ये एक साधारण निबंध हो सकता है। लेकिन उज्ज्वला योजना की तह में जाकर जब हम बातें करेंगे तो उसका फ्लेवर चेंज होने लगेगा, मजा अलग होने लगेगा, उसका रस, उसका आनंद अलग होने लगेगा। आप ही बताइए कि जो बात आप पहले से जानते हैं वह बात आपको कोई कक्षा में बताए या कहीं भी बताए सड़क चलते हुए तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो ही नई बात बताई जाती है तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। उसी तरह से हम इन निबंधों का भी मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित आंकड़े भी हम देंगे, लेकिन भाषा की एक लचक जो होती है, भाषा के प्रति भाषा का जो एक लालित्य होता है वह हमेशा हमारे निबंध में बना रहेगा। और ये लालित्य जितना बना रहेगा हमारी भाषा उतनी ही उन्नत होगी और हमारे परीक्षक के हृदय को उतना ही गुदगुदाएगी। और परीक्षक जितने गुदगुदाएंगे अंक उतने छोड़ेंगे। आपने सुना होगा कि रूस वाले जो वो दुधारू मवेशी उनके होते हैं उनको दूध दूहते हुए संगीत सुनाते हैं। तो संगीत सुनाते हैं उनका कारण है कि उनकी चित्त दशा को बदलते हैं। संगीत से गायों की, दुधारू पशुओं की चित्त दशा बदल जाती है तो वो रोमांचित हो जाती है, उसका शरीर कंटकित हो जाता है, वो प्रसन्न चित्त हो जाती है तो दूध ज्यादा देती है। हम अपने परीक्षक को जितना प्रसन्न करेंगे अंक ज्यादा देंगे। बहुत सीधी सी बात है। तो अब उज्ज्वला योजना की बात करते हुए आंकड़े तो हम देंगे,
ये बताएंगे कि भारतवर्ष में कितनी महिलाओं को अभी तक इस योजना से लाभ मिला है। यह भी बताएंगे कि इस योजना की दुर्बलताएं क्या क्या है। गैस सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन कीमत इतनी बढ़ा दी कि क्या ग्रामीण महिलाएं उसको भरवाने में सक्षम हैं? तो यह जो निगेटिव पक्ष है उसका वो भी देंगे। आप कहेंगे कि उज्ज्वला योजना क्या हुआ? एक सरकार का प्रोपेगेंडा है, एक लोकप्रियता कमाने का तरीका है। चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन एक जो बुनियादी बात है उज्ज्वला योजना में वह यह कि आप सोचिए, आपके घर में गैस स्टोव है और आप ही के गांव या बगल के परिवेश में कोई गरीब आदमी है, उसके घर में गैस स्टोव नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, और उज्ज्वला योजना के तहत उसे मिल गया, तो वह गौरवान्वित महसूस करेगा अपने आप को। और जो ही गौरवान्वित महसूस करेगा, उसकी आत्म जागृति होगी, तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा, और आत्मविश्वास पैदा होगा तो आपके पैरेलल खड़े होने की वो कोशिश करेगा। क्षेत्रीय भाषा में कहें, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं। मैं बज्जिकांचल का हूं, इसलिए बज्जिका में आपसे 2 लाइन बात करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरी पत्नी या मेरी भाभी या मेरी माँ गैस जला रही है, गैस पर कोई पतीला चढ़ा हुआ है, उसी समय हमारे गांव की एक मजदूरनी आती है, उसको भी उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिल गया है, तो उसका भी ठीक ठाक जल रहा है। जब भी भरवाती है ठीक ठाक काम करता है, थोड़ा सा कंजूसी से काम करती है इसलिए कि उसके पास पैसे का अभाव है। लेकिन जब वो मेरे घर आएगी तो मेरी भाभी पत्नी या माँ को कहेगी कि हे दीदी, अहाँ के गैस चूल्हा तो भक भक जरैया, आ हमर मुँह झौसा कैसन दे दिलकै है कि ओमे तो लवे न उठे छै, आगे न बढ़े छै। आप भ्रम में नहीं रहिए, गैस चूल्हा उसका भी उतना ही फिट है, वैसा ही जल रहा है। वो ये नहीं कह रही है कि गैस चूल्हे में खराबी है, वो ये बताना चाह रही है कि जैसा गैस चूल्हा आपके पास है वैसा मेरे पास भी है। आप जनधन योजना के खाता धारकों की बात कीजिए, अनेक गरीबों के खाते खुल गए। ठीक है कि उसके खाते में 1500 रुपये ही होंगे, 2000 रुपये ही होंगे, उसके पास भी एटीएम है और आपके पास भी एटीएम है। और कल्पना कीजिए आप दोनों एक एटीएम मशीन के पास अगर टकराते हैं तो उसे कितना आत्मगौरव होगा कि एक धनी आदमी, आप यद्यपि 20,000 रुपये निकाल लें और यद्यपि वह 200 रुपया निकाल रहा है, लेकिन वह आपके बराबर अपने को समझेगा और वो समझेगा कि मेरे पास भी एटीएम कार्ड है। तो सामाजिक परिवर्तन इन छोटी छोटी बातों से होती है। अब जैसे मातृभाषा में शिक्षा, तो मातृभाषा में शिक्षा होगी तो ये बहुत ही लुभावनी बात है, अच्छी बात है। जो हमारी भाषा है उसमें कोई हमें समझा रहा है तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। एक तो अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी और वह गुलाम मानसिकता से हमें मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें बात को समझने में सहूलियत हो जाएगी। हमारे घर में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो रोटी 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 सुनता रहता है, आप उसको ब्रेड कहते हैं, चम्मच चम्मच सुनता रहता है, आप स्पून कहते हैं। उसको आर्टिफिशियल दुनिया में ले जाते हैं। सूरज सुनता रहता है, आप सन कहते हैं, मून सुनता रहता है, आप चंद्रमा कहते हैं। तो छोटे बच्चे को दोहरा परिश्रम करना पड़ता है, वो समझ नहीं पाता है कि सन या मून क्या है। आज सुनते सुनते उसे पता है सूरज या चंद्रमा क्या है।
तो शिक्षा का जो वैज्ञानिक आधार है वो मातृभाषा में। बड़े और अच्छे स्कूलों में आपने सुना होगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, लेकिन इस योजना के जो निगेटिव पक्ष है वहां भी आपको जाना होगा। यह भी देखना होगा कि मातृभाषा में शिक्षा देना इतना आसान नहीं होगा। अंग्रेजी और हिंदी से डोगरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी, संथाली, न जाने बिहार में ही तो 5 बोलियां हैं मुख्य, और भी ज्यादा है, लेकिन भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, मैथिली और मगही 5 तो उपबोलियां हिंदी की बिहार में है। ट्रेंगुलर पर जाएंगे तो और भी उपबोलियां हो सकती है। तो इन 5 में ही अगर हम अनुवाद करा के देखें तो आप ध्यान दीजिए, विज्ञान की पुस्तक का ईवीएस का अनुवाद कराना है तो मैथिली जो जानता होगा वो अनुवाद करेगा। तो जरूरी नहीं है जो मैथिली जानता होगा वो अंग्रेजी भी जानता हो। तो अनुवाद की समस्या, जब दोनों भाषा नहीं जानेंगे तो अनुवाद कैसे करेंगे। एक और बात है, मातृभाषा में शिक्षा को सबसे जो ज्यादा डैमेज करेगा वो है हमारा प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में न लिखित लेकिन मौखिक नोटिस होता है कि कैंपस लैंग्वेज इंग्लिश है। उसकी मजबूरी है कि पान वाला से लेकर महान वाला तक सबका सब चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी जाने, इसलिए कि हम गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल की मजबूरी है कि वो अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो अंग्रेजी पढ़ाएगा तो भोजपुरी बोलने वाले को रोकेगा, संथाली बोलने पर डालेगा, गढ़वाली बोलने पर डालेगा, मारवाड़ी बोलने पर डालेगा। तो इतनी जब बाधाएं खड़ी होंगी तो कैसे मातृभाषा में शिक्षा का विकास होगा, आप मुझे बता दीजिए। अब शिक्षक कितने तैयार है? जो शिक्षक हैं उनको भी तो मातृभाषा आनी चाहिए। आज इनको मातृभाषा भोजपुरी आती है, वो शिक्षक की अर्हता नहीं रखते, बीएड है ना, तो सरकार उनको बहाल नहीं करेगी। कौशल विकास की आप बात करें तो आप मूर्ति कला, चित्रकला आदि में हमारे शिक्षण संस्थानों में जो प्रशिक्षक नियुक्त होते हैं उनके लिए डिग्री निर्धारित है। अब आप सोचिए कि मंगरू राम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है और एक से एक सुंदर मूर्ति बनाना किसी भी अच्छे सहृदय विद्यार्थी को सिखला सकता है, लेकिन मंगरू राम निरक्षर है तो हमारी सरकार उसको प्रशिक्षक नहीं बना सकती, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए। तो जिसे डिग्री है वो कौशल नहीं जानता है और जिसे कौशल है वो डिग्री नहीं जानता है, तो कैसे मातृभाषा में शिक्षा देंगे। तो इन सभी मुद्दों पर विचार, 247 का भारत है, मतलब भारत की ये हीरक जयंती होगी जब 100 वर्ष पूरा होंगे, तो 247 का भारत कहने से तो नहीं आएगा, करने से आएगा। एक सामान्य क्लीन इंडिया का मिशन महात्मा गांधी लेकर चल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं। अभी अभी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया गांधी जी के जन्मदिन पर, तो आपने आसपास झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा लिया और मानसिकता आपकी बदल नहीं रही है। तो कैसे इंडिया क्लीन होगा? पहले अपने अगल बगल में देख ले। हम लोग किसी होटल में रुकने जाते हैं तो जिस समय जाते हैं उस समय पूछते हैं, होटल का जो वो सर्विस देने वाला होता है उससे पूछते हैं कि तौलिया जी साफ है, ये चादर तुमने बदला है, तकिया का खोल बदल दिया, सारा इंक्वायरी ले लेते हैं, प्रिकॉशन बरतते हैं। आज जब चलने लगते हैं तो अपने जूते उसी चादर और तौलिए से पोंछ लेते हैं। तो इससे 247 का भारत बनेगा। जगह जगह भ्रष्टाचार है। हमारे पुलिस वाले भाई, ट्रैफिक वाले भाई कैमरे का डायरेक्शन गंगा की तरफ घुमा देते हैं और गंगा पुल पर वसूली करने लगते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो बड़ा मुद्दा है
ये मुद्दा आतंकवाद का जो बड़ा मुद्दा है, गांव में जाएंगे नंग धरंग बच्चे जो है उनका जो मुद्दा है, जब तक इन मुद्दों की बात नहीं करेंगे तब तक 2047 का भारत नहीं बनाएंगे। चंद्रयान हमने भेज दिया, ठीक है, लेकिन असली भारत की आत्मा तो गांव में है। तो वो फ्लेवर अपने निबंध में आपको खुलकर बिंदास डालना होगा, डरना नहीं होगा। निबंध में कुछ निषिद्ध नहीं होता है, अपने को एक्सप्रेस करना। आपकी छवि जितनी निबंध में आएगी उतना निबंध आपका अद्भुत होगा। मैं जानता हूं कि ऐसी भी घटना हुई है कि नेतरहाट का स्कूल, आपने नाम सुना होगा, कभी नामी गिरामी था, 6वीं में बच्चों का नामांकन लेता था। उसने मेरी मां पर निबंध पूछा था और बच्चे ने मेरी मां पर माशाअल्लाह इतना खूबसूरत निबंध लिखा था कि वो कंट्रोवर्सी में पड़ गया और बहुत चर्चा हुई कि अपने मां के सौंदर्य का कोई बच्चा ऐसा चित्रण कैसे कर सकता है। उसने लिखा था कि मेरी मां हंसती है तो लगता है कि फूल झड़ी झड़ रही है। ऐसे अनेक वाक्य उसने लिखे थे। नेतरहाट में चर्चा का विषय बना, प्रोफेसरों में बना, शिक्षकों में बना, और उस बच्चे के निबंध में, वो निबंध जो जांचने वाला शिक्षक था वो निश्चित बहुत अच्छा था, उसने बहुत ऊंचे अंक दिए थे। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि रचनाकार कैसे निर्व्यक्तिक होता है। निराला जी ने सरोज स्मृति अपनी पुत्री के शोक में लिखा था, लेकिन शोक में ही श्रृंगार निराला ने किया। तो कैसे किया, यह संभव है? तो तटस्थता और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत उसमें लागू होता है। टी.एस. एलियट एक पश्चिमी दार्शनिक है, उन्होंने इस पर विचार किया है। अब आप कहेंगे घर घर तिरंगा फहराने से क्या हुआ भाई? अरे घर घर तिरंगा फहराने से और कुछ नहीं हुआ, तो इतना जरूर हुआ कि तिरंगे के बारे में सब लोग जान गए और तिरंगे का मान बढ़ा और हमारा भी मान बढ़ा। लाल किले पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति भवन में तिरंगा फहरा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में फहरा रहे हैं, या गवर्नर हाउस में गवर्नर फहरा रहे हैं, और आप अपने घर पर फहरा रहे हैं, तो आप उनके इक्वल हो जाते हैं। जिस समय तिरंगे की डोर आप खींच रहे होंगे उस समय आपको लगता होगा कि मैं भारत का प्रथम नागरिक हूं। घर घर तिरंगा अभिमान हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, आम आदमी की जागरूकता का प्रतीक है। वह यह दिखलाता है कि आम आदमी देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है। तो अपने को पहचानना, अपनी खूबी को पहचानना। विद्यार्थियों, बच्चों, मैं जानता हूं कि आप भी अच्छी तरह से सोचते हैं, आप भी कल्पना प्रधान हो सकते हैं, आपकी भाषा भी अच्छी हो सकती है, और जब इस वर्ग में आएंगे तो पढ़ेंगे आप ही। मैं केवल आपको दृष्टि दूंगा कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, कुछ फ्रेम बताऊंगा कि किस तरह से हम चलेंगे तो हमारी कोशिश रंग लाएगी। ये ऐसी बहुत ही समसामयिक बातें हैं जिस पर साइबर क्राइम, हमें लगता है केवल तथ्य देना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें तथ्य के अलावे कल्पना के अनेक रंग डाले जा सकते हैं और वाक्य बहुत खूबसूरत खूबसूरत बना सकते हैं और एग्जामिनर को बहुत रिझा सकते हैं। जब आप कहते हैं कैशलेस इंडिया, तो कैशलेस इंडिया में एक वाक्य आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर भारत के सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जान जाएंगे तो गांव के आदमी और शहर के आदमी में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये शुष्क भाषा है। अब इसी को तब अगर ऐसे कहें कि अगर ऑनलाइन व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो जाती है तो गांव के कठबनिए और शहर के सेठ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये है निबंध की भाषा, ये है आपकी व्यक्तिगत भाषा, यह है आपकी व्यक्तिगत सोच। और यहां एक बार आप हंट करेंगे, एग्जामिनर को एक बार झकझोरेंगे इतनी छोटी बात से कि ओ ये विद्यार्थी औरों से निश्चित अलग है। तो निबंध निजता की कला है।
उसमें आपका व्यक्तित्व जितना जाएगा, निबंध उतना ही ऊंचा जाएगा। ये मेरा दावा है। परीक्षक कोई भी हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 7-8 तारीख को इसी महीने में हम लोगों ने एक डेमो क्लास रखा है फ्री। आपका स्वागत है। आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे साथ पढ़ना है, नहीं तो जहां भी पढ़ना है जिंदा दिली से पढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।